अध्याय 8। ईमानदारी से कहूँ तो वह कार एक घिसी पिटी बात है। बाल मेरी उंगलियों से चिपक गए और जब मैंने उन्हें अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की तो वे चटकने और टूटने लगे। क्लेरमोंट अपनी जगुआर के किनारे आराम से लेटे हुए थे और उनके कपड़े भी ढीले और सहज लग रहे थे। यहाँ तक कि उनके योग के कपड़े, जो खास तौर पर ग्रे और काले रंग के होते हैं, बैंडबॉक्स के नए जैसे लग रहे थे। हालांकि लाइब्रेरी में पहने जाने वाले कपड़ों की तुलना में वे काफी कम सिलवाए हुए थे। चिकने काले रंग और सुंदर पिशाच के बारे में सोचते हुए मैं बेवजह क्रोधित महसूस कर रहा था। मेरा दिन अच्छा नहीं रहा। लाइब्रेरी में कन्वेयर बेल्ट टूट गई और उन्हें मेरी पांडुलिपियां लाने में बहुत समय लग गया। मेरा मुख्य भाषण अप्राप्य रहा और मैं चिंता के साथ कैलेंडर को देखने लगा, कल्पना कर रहा था कि कमरे में भरे हुए सहकर्मी मुझसे कठिन सवालों की बौछार कर रहे हैं। ये लगभग अक्टूबर था और सम्मेलन नवंबर में था। क्या आपको लगता है कि सब कॉम्पैक्ट बेहतर विकल्प होगा? उन्होंने मेरे योगा मैट की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, नहीं। पतझड़ के धुंधलके में खड़े होकर वह निश्चित रूप से पिशाच चिल्लाया। फिर भी स्नातक और डॉन्स की बढ़ती हुई भीड़ ने उसे बिना दूसरी नज़र डाले ही पार कर लिया। अगर वे समझ नहीं पाए कि वह क्या था, तो खुली हवा में खड़े होकर देखे कि वह क्या था। कार महत्वहीन थी। मेरी त्वचा के नीचे नकल का निर्माण हुआ। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसकी ग्रे हरे रंग की आंखें बड़ी और मासूम थीं। उसने कार का दरवाज़ा खोला और गहरी सांस लेते हुए मैं आगे निकल गया। मेरा गुस्सा भड़क गया। क्या तुम मुझे सूंघ रहे हो? कल के बाद मुझे शक हुआ कि मेरा शरीर उसे हर तरह की जानकारी दे रहा है जो मैं नहीं चाहती थी कि वह दे। पास होना, मुझे लुभाओ मत, उसने मुझे अंदर बंद करते हुए कहा। जैसे ही उसके शब्दों का अर्थ मेरे अंदर समाया, मेरी गर्दन पर बाल थोड़े से खड़े हो गए। उसने दरवाजा खोला। मैंने ट्रंक खोला और अपनी चटाई अंदर रख दी। रात की हवा कार में भर गई जब पिशाच बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास या किसी क्षण के अंग भंग की असहजता के अंदर चढ़ा। उसके चेहरे पर सहानुभूतिपूर्ण भौहों का भाव उभर आया। बुरा दिन। मैंने उसे एक तीखी नज़र से देखा। क्लेरमोंट को ठीक से पता था कि मेरा दिन कैसा बीता। वह और मिरियम फिर से ड्यूक हम्फ्रे में थे, दूसरे जीवों को मेरे आसपास के माहौल से दूर रखते हुए। जब हम योग के लिए कपड़े बदलने के लिए निकले तो मिरियम ये सुनिश्चित करने के लिए रुकी थी कि हमारा पीछा राक्षसों या उससे भी बदतर लोगों की टोली न करे। क्लेरमोंट ने कार स्टार्ट की और बिना कोई बातचीत किए वुडस्टॉक रोड पर चल दिया। उस पर घरों के अलावा कुछ नहीं था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने संदेहपूर्वक पूछा। योग के लिए, उन्होंने शांति से उत्तर दिया। आपके मूड के आधार पर मैं कहूँगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। मैंने पूछा, और योग कहाँ है? हम ब्लेनहेम की दिशा में ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे थे। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? मैथ्यू की आवाज़ में झुंझलाहट थी। क्या मैं तुम्हें हाई स्ट्रीट स्थित स्टूडियो में वापस ले जाऊं? मैं कल रात की निराशाजनक क्लास की याद करके कांप उठा। नहीं, तो फिर शांत हो जाओ। मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रहा हूँ। किसी और को कमान सौंपना सुखद हो सकता है। इसके अलावा यह एक आश्चर्य है। मैंने कहा। उसने स्टीरियो सिस्टम चालू किया और स्पीकर से शास्त्रीय संगीत निकलने लगा। सोचना बंद करो और सुनो, उन्होंने आदेश दिया। मोजार्ट के आसपास तनावग्रस्त होना असंभव है। खुद को पहचानते हुए मैं एक आह भरते हुए सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जगुआर की गति इतनी सूक्ष्म थी और बाहर से आने वाली आवाज़ें इतनी धीमी थीं कि मैं ज़मीन से ऊपर लटका हुआ महसूस कर रहा था, अदृश्य, संगीतमय हाथों द्वारा थामे हुए। गाड़ी धीमी हुई और हम लोहे के ऊंचे गेट के पास पहुंचे, जिसे मैं भी, हालांकि अभ्यस्त था, नहीं चढ़ सकता था। दोनों तरफ की दीवारें गर्म लाल ईंट की थीं, जिन पर अनियमित आकृतियां और जटिल बुने हुए पैटर्न थे। मैं थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। क्लेमेंट ने हंसते हुए कहा, आप इसे यहाँ से नहीं देख सकते। उसने अपनी खिड़की खोली और पॉलिश कीपैड पर कई नंबर टाइप किए। ए की आवाज़ आई और हवाएं खुल गईं। जब हम पहले से भी पुराने गेटों के दूसरे सेट से गुजरे तो टायरों के नीचे बजरी चरमरा रही थी। यहाँ कोई लोहे की नक्काशी नहीं थी,
सिर्फ ईंटों की दीवारों पर फैला एक मेहराब था जो वुडस्टॉक रोड की ओर वाले मेहराबों से काफी नीचे था। मेहराब के ऊपर एक छोटा कमरा था जिसके चारों तरफ लैंटर्न जैसी खिड़कियां थीं। गेट के बाईं ओर एक शानदार ईंटों से बना गेस्ट हाउस था जिसमें मुड़ी हुई चिमनियां और शीशे वाली खिड़कियां थीं। एक छोटी पीतल की पट्टिका जिसके किनारे घिसे हुए थे, उस पर लिखा था द वुड लॉज। बहुत सुंदर, मैंने सांस ली। मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। पिशाच प्रसन्न दिखाई दिया। बढ़ते अंधेरे के बीच हम एक पार्क में पहुंचे। कार की आवाज सुनकर हिरणों का एक छोटा झुंड भाग गया और जगुआर की हेडलाइट्स के मैदान में घुसने के साथ ही सुरक्षात्मक छाया में कूद गया। हम एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े और ड्राइव में एक मोड़ पर पहुंचे। जैसे ही हम चढ़ाई के शीर्ष पर पहुंचे, कार की गति धीमी हो गई और हेडलाइट्स अंधेरे में डूब गईं। वहां क्लेयरमोंट ने अपने बाएं हाथ से इशारा करते हुए कहा। एक 2 मंजिला ट्यूडर मनोघर एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर व्यवस्थित था। इसकी ईंटें शक्तिशाली स्पॉटलाइट की रोशनी में चमक रही थीं जो इमारत के चेहरे को रोशन करने के लिए ग्रालडोक के पेड़ों की शाखाओं के माध्यम से चमकती थीं। मैं इतना अचंभित था कि मैंने कसम खा ली। क्लेयरमोंट ने मुझे हैरानी से देखा, फिर हंसा। उसने कार को सामने के गोल ड्राइव पर खींच लिया और एक लेटेस्ट मॉडल ऑडी स्पोर्ट्स कार के पीछे पार्क कर दिया। वहां पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा कारें खड़ी थीं और हेडलाइट्स पहाड़ी से नीचे की ओर जा रही थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं 1 दशक से ज्यादा समय से योग कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इसमें अच्छा था। मेरे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि क्या यह ऐसी क्लास हो सकती है जहां लोग अपने पैरों को हवा में लटकाकर एक हाथ पर संतुलन बनाते हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, यह एक मिश्रित वर्ग है। ठीक है, उसके आसान उत्तर के बावजूद मेरी चिंता बढ़ गई। क्लेयरमोंट ने हमारे योग मैट को ट्रंक से बाहर निकाला। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब आखिरी जानवर चौड़े प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा तो वो आखिरकार मेरे दरवाजे तक पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह नया है, मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखने से पहले नोट किया। जब हमारे शरीर संपर्क में आए तब भी मैं पूरी तरह से सहज नहीं था। वो बहुत ठंडा था और हमारे शरीर के तापमान के बीच का अंतर मुझे चौंका गया। पिशाच ने मेरा हाथ हल्के से पकड़ा और मुझे कार से बाहर निकलने में मदद करने के लिए धीरे से खींचा। मुझे छोड़ने से पहले उसने मुझे हौसला देते हुए एक हल्का सा दबाव दिया। मैं हैरान था, मैंने उसकी तरफ देखा और उसे भी ऐसा ही करते हुए देखा। हम दोनों ने उलझन में दूसरी तरफ देखा। हम एक और मेहराबदार गेट और एक केंद्रीय आंगन से घर में दाखिल हुए। ये जागीर संरक्षण की एक आश्चर्यजनक स्थिति में थी। बाद में नहीं आर्किटेक्ट्स को सम्मित जॉर्जियाई खिड़कियां काटने या उस पर उलझन भरे विक्टोरियन कंजर्वेटरी लगाने की अनुमति दी गई थी। हम शायद समय में पीछे जा रहे थे। अविश्वसनीय, मैंने बुदबुदाया। क्लेयरमोंट ने मुस्कुराते हुए मुझे एक बड़े लकड़ी के दरवाजे से अंदर ले गया जो लोहे के दरवाजे के सहारे खुला था। मैं चौंक गया। बाहर से तो यह अद्भुत था, लेकिन अंदर से भी यह अद्भुत था। हर दिशा में मीलों तक फैली हुई लिनेन फोल्ड पैनलिंग सभी चमकीली और चमकदार थी। किसी ने कमरे की विशाल चिमनी में आग जला दी थी। एक ट्रेसल टेबल और कुछ बेंचें घर जितनी ही पुरानी लग रही थीं, और बिजली की रोशनी ही एकमात्र सबूत थी कि हम 21वीं सदी में थे। बेंचों के सामने जूतों की कतारें रखी हुई थीं और स्वेटर और कोटों के ढेर उनकी काली ओक की सतह को ढंके हुए थे। क्लेयरमोंट ने अपनी चाबियां मेज पर रखीं और अपने जूते उतार दिए। मैंने भी अपने जूते उतार दिए और उसके पीछे चल दिया। याद है मैंने कहा था कि यह एक मिश्रित वर्ग था? पिशाच ने पूछा जब हम पैनलिंग में स्थापित एक दरवाजे पर पहुंचे। मैंने देखा, सिर हिलाया, है। लेकिन इस कमरे में जाने का केवल एक ही रास्ता है, आपको हम में से एक होना चाहिए। उसने दरवाजा खोला। दर्जनों उत्सुक आंखें मेरी ओर देख रही थीं, झुनझुनी कर रही थीं और जम गई थीं। कमरा राक्षसों, चुड़ैलों और पिशाचों से भरा हुआ था। वे चमकीले रंग की चटाई पर बैठे थे, कुछ ने पैर क्रॉस करके रखे थे, कुछ घुटनों के बल बैठे थे और क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
कुछ राक्षसों ने अपने कानों में हेडफोन ठूंस रखे थे। चुड़ैलें लगातार गुनगुनाते हुए गपशप कर रही थीं। पिशाच चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। मेरा जबड़ा फट गया। माफ करना, क्लेयरमोंट ने कहा। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम नहीं आओगे और यह वास्तव में ऑक्सफोर्ड में सबसे अच्छी कक्षा है। एक लंबी चुड़ैल जिसके छोटे, गहरे काले बाल और त्वचा का रंग कॉफी और क्रीम जैसा था, हमारी और बड़ी और कमरे के बाकी लोग चुपचाप ध्यान में लग गए। क्लेयरमोंट, जो हमारे प्रवेश करने पर थोड़ा तनाव में था, चुड़ैल के हमारे पास आने पर स्पष्ट रूप से शांत हो गया। मैथ्यू, कर्कश आवाज में भारतीय लहजा झलक रहा था। स्वागत है, अमीरा, उसने अभिवादन में सिर हिलाया। ये वही महिला है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, डायना बिशप। चुड़ैल ने मुझे करीब से देखा, उसकी आंखें मेरे चेहरे के हर विवरण को देख रही थीं। वह मुस्कुराई। डायना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम योग में नई हो? नहीं, मेरे दिल में बेचैनी की एक नई लहर दौड़ गई। लेकिन मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। पुराने लॉज में आपका स्वागत है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ कोई एशमोल 782 के बारे में जानता है, लेकिन वहाँ एक भी परिचित चेहरा नहीं था और कमरे में माहौल खुला और सहज था। प्राणियों के बीच सामान्य तनाव नहीं है। एक गर्म, दृढ़ हाथ ने मेरी कलाई को ढांक लिया और मेरा दिल तुरंत धीमा हो गया। मैंने आश्चर्य से अमीरा की ओर देखा। उसने ऐसा कैसे किया? उसने मेरी कलाई ढीली कर दी और मेरी नब्ज स्थिर हो गई। मुझे लगता है कि तुम और डायना यहाँ सबसे अधिक आरामदायक होंगे, उसने क्लेयरमोंट से कहा। बैठ जाओ और हम शुरू करेंगे। हमने कमरे के पीछे, दरवाजे के पास अपनी चटाई बिछा दी। मेरे ठीक दाहिनी ओर कोई नहीं था, लेकिन एक छोटे से खुले स्थान के पार मंजिल पर 2 डेमोन कमल की मुद्रा में बैठे थे और उनकी आंखें बंद थीं। मेरा कंधा झंझना उठा। मैं चौंक गया, ये सोचकर कि मुझे कौन देख रहा है। यह एहसास जल्दी ही गायब हो गया। क्षमा करें, एक दोषी आवाज ने मेरी खोपड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से कहा। आवाज कमरे के सामने से आई, उसी दिशा से जहां झुनझुनी हो रही थी। अमीरा ने पहली पंक्ति में किसी को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाया। कक्षा का ध्यान आकर्षित करना। आदतन, जब वह बोलने लगी तो मेरा शरीर आज्ञाकारी ढंग से पैरों को मुड़कर बैठ गया, और कुछ सेकंड बाद क्लेयरमोंट ने भी ऐसा ही किया। यह मध्ययुगीन लग रहा था, और पिशाचों में से एक ने खुशी से आह भरी। अब समय है अपनी आंखें बंद करने का। अमीरा ने एक रिमोट कंट्रोल उठाया और दीवारों और छत से एक ध्यानपूर्ण मंत्र की मधुर ध्वनियां आने लगीं। मेरी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, और मेरा ध्यान उस भवन के विशाल हॉल के गुंबददार प्लास्टरवर्क पर था, जो कभी इस भवन का विशाल हॉल रहा होगा। अपनी आंखें बंद करो, अमीरा ने फिर से धीरे से सुझाव दिया। अपनी चिंताओं, अपनी व्यस्तताओं, अपने अहंकारों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज रात यहाँ हैं। ये शब्द परिचित थे, मैंने इस विषय पर पहले भी विभिन्न प्रकार के शब्द सुने थे, अन्य योग कक्षाओं में, लेकिन इस कमरे में उन्होंने नया अर्थ ग्रहण कर लिया। हम आज रात यहाँ अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना सीखने आए हैं। हम अपना समय कुछ ऐसा बनने की कोशिश और प्रयास में बिताते हैं जो हम नहीं हैं। उन इच्छाओं को जाने दें। आप जो हैं उसका सम्मान करें। अमीरा ने हमें कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेच करवाए और हमारी रीढ़ की हड्डी को गर्म करने के लिए घुटनों के बल पर बिठाया। उसके बाद हम डाउनवर्ड डॉग की मुद्रा में वापस आ गए। हमने अपने हाथों को पैरों पर ले जाने और खड़े होने से पहले कुछ सांसों के लिए इस मुद्रा को बनाए रखा। अपने पैरों को जमीन में गड़ा दो, उसने निर्देश दिया, और पर्वत जैसी मुद्रा बना लो। मैंने अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया और अचानक फर्श से एक अप्रत्याशित झटका महसूस किया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। हम अमीरा के पीछे पीछे चले गए क्योंकि उसने अपना विन्यास शुरू किया था। हमने अपने हाथों को छत की ओर ऊपर की ओर घुमाया और फिर नीचे गोता लगाकर अपने हाथों को अपने पैरों के बगल में रख लिया। हम आधे रास्ते तक उठे, रीढ़ की हड्डी फर्श के समानांतर थी, फिर मुड़े और अपने पैरों को वापस पुशअप की स्थिति में ले गए। दर्जनों दानव, पिशाच और चुड़ैलों ने अपने शरीर को सुंदर ऊपर की ओर मोड़ा और झपट्टा मारा।
हमने अपने हाथों को मोड़ना और उठाना जारी रखा, एक बार फिर अपने हाथों को ऊपर की ओर घुमाया और फिर हल्के से हथेलियों को आपस में छुआ। फिर अमीरा ने हमें अपनी गति से चलने के लिए स्वतंत्र कर दिया। उसने स्टीरियो के रिमोट पर एक बटन दबाया। एल्टन जॉन के रॉकेटमैन का मधुर कवा कमरे में गूंज उठा। धीमा संगीत अजीब तरह से उपयुक्त था और मैंने इसके साथ परिचित हरकतें दोहराईं, अपनी हल्की मांसपेशियों में सांस ली और कक्षा के प्रवाह को अपने दिमाग से सभी विचारों को दूर करने दिया। जब हमने तीसरी बार पोज की श्रृंखला शुरू की तो कमरे में ऊर्जा बदल गई। 3 चुड़ैलें लकड़ी के फर्श से लगभग 1 फुट ऊपर तैर रही थीं। अपने स्थान पर बने रहो, अमीरा ने तटस्थ स्वर में कहा। 2 लोग चुपचाप फर्श पर लौट आए। तीसरे को वापस नीचे आने के लिए हंस की तरह गोता लगाना पड़ा और तब भी उसके हाथ उसके पैरों से पहले फर्श पर पहुंच गए। डेमोन और वैम्पायर दोनों को ही गति से परेशानी हो रही थी। कुछ डेमोन इतने धीमे चल रहे थे कि मुझे लगा कि शायद वे फंस गए हैं। वैम्पायर को इसके विपरीत समस्या हो रही थी, उनकी पावरलूल मांसपेशियां अचानक तीव्रता के साथ कुंडलित और फिर उछल रही थीं। धीरे से अमीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कमरे की ऊर्जा फिर से स्थिर हो गई। अमीरा ने हमें खड़े होने की कई मुद्राएं दिखाईं। यहाँ पिशाच स्पष्ट रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे, बिना किसी प्रयास के मिनटों तक उन्हें बनाए रखने में सक्षम थे। जल्द ही मुझे इस बात की चिंता नहीं रही कि मेरे साथ कमरे में कौन है या मैं कक्षा के साथ तालमेल रख पाऊंगा या नहीं। वहाँ केवल क्षण और गति थी। जब तक हम बैकबेंड और इनवर्स के लिए फर्श पर उतरे, कमरे में मौजूद हर कोई भीग चुका था सिवाय पिशाचों के, जो उससे भीगे हुए नहीं दिख रहे थे। कुछ लोगों ने मौत को मात देने वाले आम बैलेस और हैंडस्टैंड का प्रदर्शन किया, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। हालांकि क्लेयरमोंट उनमें से एक था। एक समय ऐसा लगा कि वह अपने कान के अलावा किसी और चीज से जमीन से जुड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर उसके ऊपर एकदम सही संरेखण में था। मेरे लिए किसी भी अभ्यास का सबसे कठिन हिस्सा शवासन का अंतिम चरण था। मुझे बिना हिले डुले अपनी पीठ के बल लेटना लगभग असंभव लगा। ये तथ्य कि बाकी सभी को यह आरामदायक लग रहा था, मेरी चिंता को और बढ़ा रहा था। मैं यथासंभव शांति से लेटा रहा, आंखें बंद करके हिलने डुलने से बचने की कोशिश करता रहा। मेरे और पिशाच के बीच पैरों की एक तेज आवाज आई। डायना, अमीरा फुसफुसाई, यह मुद्रा तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी तरफ पलट जाओ। मेरी आंखें खुल गईं। मैं चुड़ैल की बड़ी बड़ी काली आंखों में घूरता रहा, इस बात से शर्मिंदा कि उसने किसी तरह मेरा रहस्य उजागर कर दिया था। एक गेंद की तरह मुड़ जाओ। हैरान होकर मैंने वही किया जो उसने कहा था। मेरा शरीर तुरंत शांत हो गया। उसने मुझे कंधे पर हल्के से थपथपाया। अपनी आंखें भी खुली रखो। मैं क्लेयरमोंट की ओर मुड़ा था। अमीरा ने रोशनी कम कर दी, लेकिन उसकी चमकदार त्वचा की चमक से मुझे उसके चेहरे के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। प्रोफाइल में वह वेस्टमिंस्टर एब्बे में एक मकबरे के ऊपर लेटे हुए एक मध्ययुगीन शूरवीर की तरह लग रहा था। लंबे पैर, लंबा धड़, लंबी भुजाएं और एक उल्लेखनीय रूप से मजबूत चेहरा। उसके रूप में कुछ प्राचीनता थी, भले ही वो मुझसे कुछ ही साल बड़ा लग रहा था। मैंने मन ही मन एक काल्पनिक उंगली से उसके माथे की रेखा खींची, जहां से यह उसकी असमान हेयरलाइन से शुरू होकर उसकी उभरी हुई भौं की हड्डी के ऊपर उसकी मोटी काली भौंहों के साथ थोड़ी ऊपर तक जाती थी। मेरी काल्पनिक उंगली उसकी नाक की नोक और उसके होंठों के झुकाव को दर्शाती थी। मैंने उसकी सांसों की गिनती की। 200 पर उसकी छाती ऊपर उठी। उसके बाद उसने बहुत देर तक सांस नहीं छोड़ी। अंत में अमीरा ने कक्षा से कहा कि अब बाहरी दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है। मैथ्यू मेरी ओर मुड़ा और अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा नर्म पड़ गया और मेरा भी चेहरा नर्म पड़ गया। हमारे चारों ओर हलचल थी, लेकिन सामाजिक रूप से सही लोगों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं था। मैं वहीं रुका रहा, एक पिशाच की आंखों में घूरता रहा। मैथ्यू पूरी तरह से स्थिर होकर इंतजार कर रहा था, मुझे उसे देखते हुए देख रहा था। जब मैं बैठा तो मेरे शरीर में अचानक रक्त की गति से कमरा घूम गया।
आखिरकार कमरे में चक्कर आना बंद हो गया। अमीरा ने मंत्रोच्चार के साथ अभ्यास समाप्त किया और अपनी उंगलियों में बंधी कुछ छोटी चांदी की घंटियां बजाईं। कक्षा समाप्त हो गई। पिशाच ने पिशाच का और चुड़ैल ने चुड़ैल का अभिवादन किया तो पूरे कमरे में हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। डेमोन ज्यादा उत्साहित थे। ऑक्सफोर्ड के आसपास के क्लबों में आधी रात की मीटिंग की व्यवस्था कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा जैज़ कहाँ मिल सकता है। वे ऊर्जा का अनुसरण कर रहे थे। मुझे एक मुस्कान के साथ एहसास हुआ, अगाथा के वर्णन को याद करते हुए कि डेमोन की आत्मा को क्या खींचता है। लंदन के दो निवेश बैंकर दोनों पिशाच लंदन में अनसुलझे हत्याओं के बारे में बात कर रहे थे। मैंने वेस्टमिंस्टर के बारे में सोचा और बेचैनी की एक झलक महसूस की। मैथ्यू ने उन पर गुस्सा किया और उन्होंने कल दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। सभी को हमारे पास से निकलते समय लाइन में लगना पड़ा। चुड़ैलों ने उत्सुकता से हमारी ओर सिर हिलाया। यहाँ तक कि राक्षसों ने भी आंख से आंख मिलाई, मुस्कुराए और सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया। पिशाचों ने मुझे सावधानी से टाला, लेकिन उनमें से हर एक ने क्लेयरमोंट को नमस्ते कहा। अंत में केवल अमीरा, मैथ्यू और मैं ही बचे। उसने अपनी चटाई उठाई और हमारी ओर बढ़ी। अच्छा अभ्यास है, डायना, उसने कहा। धन्यवाद, अमीरा। यह एक ऐसी तीसरी श्रेणी थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपका कभी भी स्वागत है। मैथ्यू के साथ या उसके बिना, उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। आपको उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। मुझे डर था कि डायना नहीं आएगी, और मुझे लगा कि अगर उसे मौका मिले तो उसे यह पसंद आएगा। उसने शर्म से मेरी तरफ देखा। जब तुम जाओगी तो लाइटें बंद कर दोगी न? अमीरा ने अपने कंधे के ऊपर से आवाज लगाई। वह कमरे से आधी बाहर निकल चुकी थी। मेरी नज़रें एक शानदार हॉल के शानदार नगीने पर घूम रही थीं। ये निश्चित रूप से एक आश्चर्य था, मैंने रूखे स्वर में कहा, अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। वह तेजी से और बिना आवाज के मेरे पीछे आया। बहुत बढ़िया, थोपे, तुम्हें क्लास पसंद आई? मैंने धीरे से सिर हिलाया और जवाब देने के लिए तैयार हो गई। वह बहुत करीब था, और हमारी लंबाई में अंतर का मतलब था कि मुझे अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ी ताकि मैं सीधे उसके तने में न देखूं। मैंने देखा, मैथ्यू के चेहरे पर दिल को छू लेने वाली मुस्कान आ गई। मुझे खुशी है। मुझे उसकी आंखों के नीचे से खुद को छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। उनका जादू तोड़ने के लिए मैं नीचे झुका और अपनी चटाई लपेटने लगा। मैथ्यू ने लाइट बंद कर दी और अपना गियर उठा लिया। हमने गैलरी में अपने जूते पहने, जहां आग जलकर राख हो गई थी। उसने अपनी चाबियां उठाईं। क्या मैं ऑक्सफोर्ड वापस जाने से पहले आपको कुछ चाय पिला सकता हूँ? कहाँ? हम गेस्ट हाउस तक जाएंगे, मैथ्यू ने सहजता से कहा। वहाँ कोई कैफे है? नहीं, लेकिन रसोई तो है ही। बैठने की जगह भी है। मैं चाय बना सकता हूँ, उसने मजाक में कहा। मैथ्यू, मैंने चौंकते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा घर है? उस समय हम दरवाजे पर खड़े होकर आंगन की ओर देख रहे थे। मैंने घर के गेट के ऊपर एक शिलालेख देखा, 1536। मैंने इसे बनाया है, उन्होंने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा। मैथ्यू क्लेरमोंट की आयु कम से कम 500 वर्ष थी। सुधार आंदोलन की लूट, उन्होंने आगे कहा। हेनरी ने मुझे ये जमीन इस शर्त पर दी थी कि मैं यहाँ मौजूद मठ को तोड़ दूं और फिर से शुरू करूं। मैंने जो कुछ बचा सकता था, उसे बचा लिया, लेकिन ज्यादा कुछ बचा पाना मुश्किल था। उस साल राजा का मूड खराब था। यहाँ वहाँ एक देवदूत है, और कुछ पत्थर के काम हैं जिन्हें मैं नष्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा, ये सब नया निर्माण है। मैंने पहले कभी किसी को 16वीं सदी की शुरुआत में बने घर को नया निर्माण कहते नहीं सुना। मैंने घर को न केवल मैथ्यू की नज़र से बल्कि उसके एक हिस्से के रूप में देखने की कोशिश की। ये वह घर था जिसमें वह लगभग 500 साल पहले रहना चाहता था। इसे देखकर मैं उसे बेहतर तरीके से जान पाया। ये शांत और स्थिर था, ठीक वैसे ही जैसे वह था। उससे भी बढ़कर, ये ठोस और सच्चा था। वहाँ कुछ भी अनावश्यक नहीं था, कोई अतिरिक्त दिखावा नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं। ये बहुत सुंदर है, मैंने सरलता से कहा।
अब मैं रहने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ, उन्होंने जवाब दिया, और यह बहुत कमज़ोर भी है। जब भी मैं खिड़की खोलता हूँ तो लगता है कि उसमें से कुछ गिर रहा है, जबकि मैं इसका ध्यानपूर्वक रख रखाव भी नहीं करता। मैं अमीरा को कुछ कमरों में रहने देता हूँ और हफ्ते में कुछ बार उसके छात्रों के लिए घर खोलता हूँ। आप गेस्ट हाउस में रहते हैं। जब हम पत्थरों और ईंटों से बने खुले स्थान पर कार की ओर बढ़े तो उन्होंने पूछा, कुछ समय के लिए। मैं सप्ताह के दौरान ऑक्सफोर्ड में रहता हूँ, लेकिन सप्ताहांत पर यहाँ आता हूँ। यहाँ शांति है। मैंने सोचा कि एक पिशाच के लिए शोर मचाने वाले स्नातक छात्रों के बीच रहना चुनौतीपूर्ण होगा, जिनकी बातचीत को वह बिना रोके नहीं रह सकता। हम कार में वापस आ गए और गेस्ट हाउस तक छोटी दूरी तय की। मैनर के एक समय के सार्वजनिक चेहरे के रूप में इसमें मुख्य घर की तुलना में थोड़ी अधिक तामझाम और अलंकरण थे। मैंने मुड़ी हुई चिमनियों और ईंट में विस्तृत पैटर्न का अध्ययन किया। मैथ्यू ने कराहते हुए कहा, मुझे पता है, चिमनियां एक गलती थीं। पत्थर बनाने वाला उन पर अपना हाथ आजमाने के लिए बेताब था। उसका चचेरा भाई हैम्पटन कोर्ट में वॉल्सी के लिए काम करता था, और वह आदमी किसी भी तरह से नहीं का जवाब नहीं लेता था। उसने दरवाजे के पास एक लाइट स्विच दबाया और गेस्ट हाउस का मुख्य कमरा सुनहरी चमक में नहा उठा। इसमें काम आने वाले फ्लैगस्टोन फ्लोर और बेल भूनने के लिए उपयुक्त एक बड़ी पत्थर की चिमनी थी। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैथ्यू ने पूछा, जब वह उस जगह के पास गया जिसे एक आधुनिक, आकर्षक रसोई में बदल दिया गया था। वहाँ स्टोव के बजाय एक रेफ्रिजरेटर था। मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो उसमें क्या रख सकता है। थोड़ा सा। मैंने अपना स्वेटर और पास खींचा। ऑक्सफोर्ड में अभी भी अपेक्षाकृत गर्मी थी, लेकिन मेरे सूखते पसीने ने रात की हवा को ठंडा महसूस कराया। मैथ्यू ने सुझाव दिया, आग जलाओ। आग पहले से ही लगी हुई थी, और मैंने एक प्राचीन पीतल के टैंकर्ड से खींची गई एक लंबी माचिस से उसे जला दिया। मैथ्यू ने केटाइल पहना और मैं कमरे में घूमता रहा, उसके स्वाद के तत्वों को ध्यान में रखते हुए। ये भूरे रंग के चमड़े और गहरे पॉलिश की लकड़ी की ओर भारी था, जो फ्लैगस्टोन के खिलाफ खूबसूरती से खड़ा था। लाल, नीली और गेरू के गर्म रंगों में एक पुराना कालीन रंग के झटके प्रदान करता था। मिंटल के ऊपर एक काले बालों वाली, देर से 17वीं सदी की सुंदरता का एक विशाल चित्र था जो एक पीले रंग की पोशाक में थी। ये निश्चित रूप से सर पीटर द्वारा चित्रित किया गया था। लेली। मैथ्यू ने मेरी दिलचस्पी देखी। मेरी बहन लुइसा, उसने कहा, एक पूरी तरह से सुसज्जित चाय की ट्रे के साथ काउंटर के चारों ओर आ रहा है। उसने कैनवास की ओर देखा, उसका चेहरा उदासी से भर गया। दियू, वो सुंदर थी। उसे क्या हुआ? वह बारबाडोस चली गई, खुद को इंडीज की रानी बनाने के इरादे से। हमने उसे यह बताने की कोशिश की कि युवा सज्जनों के लिए उसका स्वाद एक छोटे से द्वीप पर किसी की नज़र में नहीं आने वाला था, लेकिन वह नहीं मानी। लुइसा को बागानों में रहना पसंद था। उसने चीनी और गुलामों में निवेश किया। उसके चेहरे पर एक छाया तैर गई। द्वीप के विद्रोहों में से एक के दौरान उसके साथी बागान मालिकों ने, जो समझ गए थे कि वह क्या है, उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। उन्होंने लुइसा का सिर काट दिया और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने उसे जला दिया और इसका दोष गुलामों पर मर दिया। मुझे बहुत खेद है, मैंने कहा, ये जानते हुए कि इतनी बड़ी क्षति के लिए शब्द अपर्याप्त थे। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मृत्यु उतनी ही भयानक थी जितनी उस महिला की जिसने इसे झेला। मैं अपनी बहन से प्यार करता था, लेकिन उसने इसे आसान नहीं बनाया। उसने हर उस उम्र की हर बुराई को आत्मसात कर लिया जिससे वह गुजरी। अगर कुछ ज्यादा था, तो लुइसा ने उसे पा लिया। मैथ्यू ने अपनी बहन के ठंडे, खूबसूरत चेहरे से खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। क्या तुम डालोगी? उसने पूछा। उसने ट्रे को दो भरे हुए चमड़े के सोफे के बीच चिमनी के सामने एक नीची, पॉलिश की हुई केक टेबल पर रख दिया। मैं सहमत हो गया। माहौल को हल्का करने में खुशी हुई, हालांकि मेरे पास बातचीत के लिए एक शाम से ज्यादा सवाल थे। लुइसा की बड़ी काली आंखें मुझे देख रही थीं, और मैंने ध्यान रखा कि टेबल की चमकती लकड़ी की सतह पर तरल की एक बूंद भी न गिरे, क्योंकि हो सकता है कि वो कभी उसकी हो।
मैथ्यू को दूध और चीनी का बड़ा जग याद था और मैंने अपनी चाय को तब तक बदला जब तक कि उसका रंग बिल्कुल सही न हो जाए और फिर एक आह भरते हुए कुशन में वापस बैठ गया। मैथ्यू ने अपना मग एक बार भी होठों तक उठाए बिना विनम्रता से पकड़ लिया। तुम्हें मेरी खातिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, मैंने कप की ओर देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ, उसने कंधे उचकाए, यह एक आदत है और इस तरह की गतिविधियों से गुजरना आरामदायक है। आपने योग का अभ्यास कब शुरू किया? विषय बदलते हुए पूछा। यही वो समय था जब लुइसा बारबाडोस गई थी। मैं दूसरे इंडीज ईस्ट इंडीज गया और मानसून के दौरान खुद को गोवा में पाया। वहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बस खूब शराब पीना और भारत के बारे में सीखना था। उस समय योगी अलग थे, आज के ज्यादातर शिक्षकों से ज्यादा आध्यात्मिक। मैं कुछ साल पहले अमीरा से मिला था जब मैं मुंबई में एक सम्मेलन में बोल रहा था। जैसे ही मैंने उसे एक क्लास का नेतृत्व करते सुना, मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि उसके पास पुराने योगियों की प्रतिभा थी और वह कुछ चुड़ैलों की तरह पिशाचों के साथ दोस्ती करने के बारे में चिंता नहीं करती थी। उसकी आवाज में कड़वाहट का स्पर्श था। आपने उसे इंग्लैंड आने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसे समझाया कि यहाँ क्या संभव हो सकता है और वह इसे आजमाने के लिए सहमत हो गई। अब लगभग 10 साल हो गए हैं और हर हफ्ते कक्षा पूरी तरह भरी रहती है। बेशक अमीरा निजी कक्षाएं भी पढ़ाती हैं, मुख्य रूप से मनुष्यों को। मुझे चुड़ैलों, पिशाचों और राक्षसों को एक साथ कुछ भी साझा करते हुए देखने की आदत नहीं है। योग कक्षा की तो बात ही छोड़िए, मैंने कबूल किया। दूसरे प्राणियों के साथ घुलने मिलने के खिलाफ सख्त वर्जनाएं थीं। अगर आपने मुझे बताया होता कि यह संभव है, तो मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता। अमीरा आशावादी है और उसे चुनौतियां पसंद हैं। शुरू में यह आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में पिशाच डेमोन के साथ एक ही कमरे में रहने से इनकार कर देते थे और निश्चित रूप से जब चुड़ैलें दिखाई देने लगी तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता था। उसकी आवाज ने उसके अपने निहित पूर्वाग्रहों को उजागर कर दिया। अब कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम अलग होने के बजाय ज्यादा समान हैं और एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं। हम देखने में भले ही एक जैसे लगते हों, मैंने चाय का घूंट लेते हुए और अपने घुटनों को छाती की ओर खींचते हुए कहा, परंतु हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैथ्यू ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा। जिस तरह से हम जानते हैं कि कोई हमारे ही जैसा प्राणी है, मैंने उलझन में जवाब दिया। झटके, सिहरन, ठंड। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने पूछा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? नहीं, क्या तुम कर सकते हो? उसकी आंखें मासूम थीं और मेरी त्वचा पर परिचित प्रतिक्रिया पैदा कर रही थीं। मैंने सिर हिलाया। मुझे बताओ कि कैसा लगता है? वह आगे झुका। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई जाल बिछाया जा रहा है। मुझे ठंड लग रही है, मैंने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता था कि कितना बताऊं, जैसे मेरी त्वचा के नीचे बर्फ जम रही हो। यह अप्रिय लगता है। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। ऐसा नहीं है, मैंने सच बोलते हुए कहा। बस थोड़ा अजीब है। डेमोन सबसे बुरे हैं। जब वे मुझे घूरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुझे चूमा जा रहा है। मैंने मुंह बनाया। मैथ्यू हंसा और अपनी चाय टेबल पर रख दी। उसने अपनी कोहनी घुटनों पर टिका ली और अपना शरीर मेरी तरफ झुकाए रखा। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी कुछ चुड़ैल की शक्ति। जाल टूटकर बंद हो गया। मैंने गुस्से में फर्श की ओर देखा, मेरे गाल लाल हो गए। काश मैंने कभी एशमोल 782 नहीं खोला होता या उस लानत के जौमल को शेल्फ से नहीं हटाया होता। यह इस साल सिर्फ 5वीं बार था जब मैंने जादू का इस्तेमाल किया था और वॉशिंग मशीन को गिनती में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जादू का इस्तेमाल नहीं किया होता तो पानी बाढ़ का कारण बन जाता और नीचे के अपार्टमेंट को तहस नहस कर देता। उसके दोनों हाथ समर्पण के भाव से ऊपर उठे। डायना, मुझे परवाह नहीं कि तुम जादू करती हो या नहीं, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि तुम कितना करती हो। मैं जादू या शक्ति या जादू टोना या जो भी आप कहना चाहें, उसका उपयोग नहीं करता। मैं वह नहीं हूं।
मेरे गालों पर 2 लाल धब्बे उभर आए। यह आप ही हैं। यह आपके खून में है। यह आपकी हड्डियों में है। आप एक चुड़ैल के रूप में पैदा हुई थीं, ठीक वैसे ही जैसे आप सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ पैदा हुई थीं। मैं कभी किसी को यह नहीं समझा पाया कि जादू से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सारा और एम कभी नहीं समझ पाए। मैथ्यू भी नहीं समझ पाया। मेरी चाय ठंडी हो गई और मेरा शरीर एक तंग गेंद की तरह बना रहा, क्योंकि मैं उसकी जांच से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे यह नहीं चाहिए, मैंने अंततः दांत पीसते हुए कहा, और मैंने इसके लिए कभी कहा भी नहीं। इसमें क्या गलत है? आज रात अमीरा की सहानुभूति की शक्ति से आप खुश थे। यह उसके जादू का एक बड़ा हिस्सा है। मेरे लिए चुड़ैल की प्रतिभा होना कोई बेहतर या बुरा नहीं है, जितना कि संगीत बनाने या कविता लिखने की प्रतिभा होना। ये बस अलग है। मैं अलग नहीं होना चाहता, मैंने उग्रता से कहा। मैं एक सरल, आम जीवन जीना चाहता हूँ, जैसा कि मनुष्य आनंद लेते हैं। ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु और खतरे और पकड़े जाने का डर शामिल न हो। मैंने सोचा, मेरा मुंह शब्दों के सामने कसकर बंद हो गया। तुम चाहते हो कि तुम सामान्य होते। मैं एक वैज्ञानिक के तौर पर आपको बता सकता हूँ, डायना, कि सामान्य जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी आवाज अपनी सावधानी भरी कोमलता खो रही थी। सामान्य एक सोने से पहले की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो मनुष्य खुद को बेहतर महसूस करने के लिए सुनाते हैं जब उनके सामने इस बात के भारी सबूत होते हैं कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मेरा यह विश्वास नहीं डगमगाया कि मानव प्रधान दुनिया में प्राणी होना खतरनाक है। डायना, मेरी तरफ देखो। अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध मैंने ऐसा किया। आप अपने जादू को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप मानते हैं कि आपके वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल पहले किया था। समस्या यह है, उन्होंने चुपचाप कहा, ये काम नहीं किया। यहाँ तक कि उनमें से मनुष्य भी अपनी दुनिया से जादू को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सके। आपने खुद ऐसा कहा है। ये वापस लौटता रहा। यह अलग है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। यह मेरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता हूँ। यह अलग नहीं है। उनकी आवाज़ शांत और आश्वस्त थी। आप जादू को दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। रॉबर्ट हुक या आइजैक न्यूटन के लिए जितना कारगर नहीं रहा। वे दोनों जानते थे कि जादू के बिना दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। हुक प्रतिभाशाली थे, 3 आयामों में वैज्ञानिक समस्याओं के बारे में सोचने और उपकरणों और प्रयोगों का निर्माण करने की उनकी क्षमता के साथ। लेकिन वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे प्रकृति के रहस्यों से बहुत डरते थे। न्यूटन, उनके पास सबसे निडर बुद्धि थी जिसे मैंने कभी जाना है। न्यूटन को उन चीज़ों से डर नहीं था जिन्हें देखा नहीं जा सकता था और जिन्हें आसानी से समझाया जा सकता था। उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। एक इतिहासकार के रूप में आप जानते हैं कि यह किमिया और विकास और परिवर्तन की अदृश्य शक्तिशाली शक्तियों में उनका विश्वास था जिसने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक पहुंचाया। तो फिर मैं इस कहानी में रॉबर्ट हुक हूँ, मैंने कहा। मुझे न्यूटन जैसा महापुरुष बनने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की तरह। मैथ्यू ने चेतावनी दी। हुक के डर ने उसे कड़वा और ईर्ष्यालु बना दिया। उसने अपना जीवन दूसरों की योजना बनाने में बिताया। ये जीने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपने काम में कोई जादू नहीं शामिल करता, मैंने जिद्दी होकर कहा। तुम कोई हुक नहीं हो, डायना, मैथ्यू ने कठोरता से कहा। वह केवल एक इंसान था और उसने जादू के लालच का विरोध करने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तुम एक चुड़ैल हो, अगर तुम भी ऐसा ही करोगी तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। डर ने मेरे विचारों में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, मुझे मैथ्यू क्लेयरमोंट से दूर खींच लिया। वह आकर्षक था और उसने ऐसा दिखाया जैसे आप बिना किसी चिंता या परिणाम के एक प्राणी हो सकते हैं, लेकिन वह एक पिशाच था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। और वह जादू के बारे में गलत था, उसे गलत होना ही था। मैं नहीं, तो मेरा पूरा जीवन एक काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ एक निरर्थक संघर्ष था। और यह मेरी अपनी गलती थी कि मैं डर गया।
मैंने अपने नियमों के विरुद्ध अपने जीवन में जादू को आने दिया और उसके साथ एक पिशाच भी आ गया। दर्जनों जीव जंतु भी उसके पीछे चले गए। ये याद करते हुए कि जादू ने किस तरह मेरे माता पिता को खोने में योगदान दिया था, मुझे उथली सांसों और चुभती त्वचा में घबराहट की शुरुआत महसूस हुई। जादू के बिना जीना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है, मैथ्यू। मैंने धीरे धीरे सांस ली ताकि भावनाएं जड़ न पकड़ लें, लेकिन कमरे में मेरी माँ और पिता के भूतों के कारण यह मुश्किल था। तुम झूठ बोल रहे हो और वह भी अविश्वसनीय। तुम सोचते हो कि तुम एक इंसान हो। मैथ्यू का लहजा तथ्यात्मक था, लगभग नैदानिक। तुम अपने अलावा किसी को मूर्ख नहीं बनाते। मैंने उन्हें तुम्हें देखते हुए देखा है। वे जानते हैं कि तुम अलग हो। ये बकवास है। हर बार जब आप शॉन को देखते हैं तो आप उसे अवाक कर देते हैं। जब मैं स्नातक छात्रा थी तब उनका मुझ पर क्रश था, मैंने तिरस्कारपूर्वक कहा। शॉन को अभी भी तुम पर क्रश है, ये बात नहीं है। क्या मिस्टर जॉनसन भी तुम्हारे प्रशंसकों में से एक हैं? वे भी शॉन की तरह ही बुरे हैं, तुम्हारे मूड में जरा सा भी बदलाव आने पर काम उठते हैं और चिंता करते हैं कि तुम्हें किसी दूसरी सीट में बैठना पड़ सकता है। और यह सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। तुमने डोम बर्नो को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया जब तुमने मुड़कर उसे घूरा। लाइब्रेरी में वह साधु मेरा अकेला अविश्वासी था। तुमने उसे डरा दिया, मुझे नहीं। मैं डोम बेमो को 1718 से जानता हूँ, मैथ्यू ने रूखेपन से कहा। वो मुझे इतना अच्छी तरह जानता है कि वो मुझसे डरता नहीं। हम ड्यूक ऑफ चेंडोस के घर पर पार्टी में मिले थे, जहां वह हैंडेल के एसेस एंड गैलाटिया में डेमन की भूमिका गा रहा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह आपकी शक्ति थी न कि मेरी जिसने उसे चौंकाया। ये इंसानों की दुनिया है, मैथ्यू, कोई परीक्षा नहीं। इंसानों की संख्या हमसे ज्यादा है और वे हमसे डरते भी हैं। और इंसानों के डर से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है, न जादू, न पिशाच की ताकत। कुछ भी नहीं। डर और इनकार ही वह चीज है जो मनुष्य सबसे अच्छी तरह से करते हैं। डायना, लेकिन ये वह रास्ता नहीं है जो एक चुड़ैल के लिए खुला है। मैं नहीं डरता। हाँ, तुम हो, उसने धीरे से कहा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। देखिए, मैंने कहा, पांडुलिपि के बारे में जानकारी की मेरी जरूरत ने सभी अन्य विचारों को एक तरफ धकेल दिया। हम दोनों इशमोल 782 में रुचि रखते हैं। एक पिशाच और एक चुड़ैल दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमें एक साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे इतना यकीन नहीं है, मैथ्यू ने उदासीनता से कहा। ऑक्सफोर्ड वापस जाने का सफ़र शांत था। मैंने सोचा कि जब बात वैम्पायर की आती है तो इंसान बिल्कुल गलत सोचते हैं। उन्हें डराने के लिए इंसान वैम्पायर को खून के प्यासे के रूप में कल्पना करते हैं। लेकिन मैथ्यू की दूरी, उसके गुस्से के झोंके और अचानक मूड में बदलाव ने मुझे डरा दिया। जब हम न्यू कॉलेज लॉज पहुंचे तो मैथ्यू ने ट्रंक से मेरी चटाई निकाली। आपका सप्ताहांत अच्छा रहे, उन्होंने बिना किसी भावना के कहा। शुभ रात्रि, मैथ्यू। मुझे योगा सिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज़ भी उसकी तरह भावशून्य थी और मैंने पीछे मुड़कर देखने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया, भले ही उसकी ठंडी आंखें मुझे दूर जाते हुए देख रही थीं।